मित्रों नमस्कार। मैं लेकर आया हूं आज गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों के उपनाम और उन स्थानों के प्राचीन नाम। आज के इस टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं उत्तराखंड के 13 जनपदों में स्थित कुछ महत्वपूर्ण कंफ्यूजिंग नाम जो कि अधिकांश एग्जामों में पूछे जाते हैं। आपने जो भी एग्जाम्स उत्तराखंड में दिए हों उनमें आपने यह देखा होगा कि किसी न किसी स्थान का पुराना नाम या आधुनिक नाम या कुछ उपनाम ऐसे पूछे जाते हैं जो कि बार बार हमें कंफ्यूज करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक सीरीज के साथ एक साथ उसे क्लियर नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। तो आज हम इसी पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले एग्जाम्स के लिए यहां से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई क्षेत्र कंफ्यूजिंग है उसे भी हम क्लियर करेंगे और कई प्राचीन नाम कुछ अद्भुत हैं, कुछ रहस्यमयी नाम भी हैं, उन्हें भी हम जान लेते हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये करते हैं, एक हिस्सा गढ़वाल क्षेत्र के उपनामों के बारे में पढ़ते हैं, उसके पश्चात पढ़ेंगे कुमाऊं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा जो सेशन चलेगा वह चलेगा विभिन्न स्थानों के प्राचीन व उनके उपनाम। अब प्राचीन और उपनाम में कौन कौन से नाम होंगे ये हम जान लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ उत्तरकाशी से। ये उत्तरकाशी में कौन कौन से नाम होंगे और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। डिस्कशन यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने इसे क्रम संख्या दे दिया है ए। तो देखिए उत्तरकाशी में कहाँ से शुरुआत होती है, तो पहले हम ये याद कर लेते हैं उत्तरकाशी में शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी से ही। इस उत्तरकाशी को किस किस नाम से जाना जाता था या अभी किस किस नाम से उपनाम से जाना जाता है। देखिए उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी को प्राचीन समय में बाड़ाहाट के नाम से जानते थे। यह इसलिए जानते थे क्योंकि यहाँ पर 12 गांव क्षेत्र का एक बाजार लगता था जिसे 12 गांव का हाट कहते थे, इसलिए बाड़ाहाट इसका नाम पड़ा था। उसके बाद सौम्यकाशी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर उत्तरकाशी में ही वारुणी नदी तथा यमुना का संगम भी होता है, इसलिए उसे सौम्यकाशी कहा जाता है। उत्तर का काशी या कलयुग का काशी भी इसे कहा जाता है उत्तरकाशी को। यह भी एक उपनाम हो गया। गंगा यमुना का मायका, इस पूरे उत्तरकाशी जनपद को गंगा यमुना का मायका के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री पर्यटन स्थल यही है, धार्मिक स्थल यही है, इसीलिए इसे गंगा यमुना का मायका कहते हैं। देखिए अगला एक और ये है हर्षिल घाटी। देखो हर्षिल घाटी को क्यों विशेष नाम से जानते हैं, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे भाई स्विट्जरलैंड के नाम से तो किसी अन्य को जानते हैं, लेकिन अभी क्लियर होगा आपका कंफ्यूजन, लेकिन अभी पहले इसे याद रख लें, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड ये इसका उपनाम है क्योंकि हर्षिल घाटी अपने आप में बहुत प्रचलित है और हर्षिल घाटी में ही विल्सन नामक अंग्रेज ने सबसे पहले राजमा और सेब की खेती भी की थी। और इसी हर्षिल घाटी में ही मुखवा गांव है, जिस मुखवा गांव में गंगा का मायका कहा जाता है, यानी गंगा का घर कहा जाता है। अब यहां से आगे और आ जाए तो अभी हम पहुंच जाते हैं वही गोमुख क्षेत्र में। गोमुख या तपोवन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, या गोमुख का तपोवन वाला जो एरिया उसका नाम क्या है या किस नाम से जानते हैं, तो इसे हिमालय का टिफिन टॉप कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, टिफिन टॉप हिमालय का। लेकिन उत्तराखंड में एक टिफिन टॉप जगह भी है, ये आपको जानकारी होगी। यदि जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में आकर उसका उत्तर दीजिए। तो हिमालय का टिफिन टॉप किसे कहा जाता है, प्रमुखतः गोमुख का तपोवन क्षेत्र। उसके बाद यहां मुखवा गांव में आ जाइए तो मुखवा गांव गंगा का मायका कहा जाता है। यह वही मुखवा गांव है जहां पर गंगोत्री की शीतकालीन पूजा होती है, गंगोत्री धाम की। और यह मुखवा गांव वही है जहां से विल्सन ने विवाह भी किया था। और यहीं पर विल्सन का एक कॉटेज भी है, विल्सन ने अपना घर भी बना रखा है यहीं पर। हालांकि विल्सन ने तो देहरादून में भी बिल्डिंग बनाई थी, कई जगहों पर उन्होंने मकान बनाए थे, लेकिन गंगा का मायका इस क्षेत्र को कहते हैं मुखवा गांव को। तो उत्तरकाशी से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे ये हमने जान लिए हैं। भाई मुखवा गांव हो गया है गंगा का मायका, गोमुख तपोवन क्षेत्र हो गया हिमालय का टिफिन टॉप, और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहते हैं हर्षिल को, और उत्तरकाशी को बाड़ाहाट, सौम्यकाशी, उत्तर का काशी और गंगा यमुना का मायका कहा जाता है। प्रॉपरली अगर गंगा का मायका आप कहें तो गंगा का मायका हो जाता है कौन सा, मुखवा, और गंगा यमुना का मायका हो जाता है पूरा उत्तरकाशी जनपद। तो ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, गंगा का मायका पूछे या गंगा यमुना का मायका पूछे। अब एक क्षेत्र और है जिसे रंगीलो बैराट कहते हैं। उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्रों को रंगीला बैराट कहते हैं।
लेकिन उत्तरकाशी के अलावा अल्मोड़ा का एक गेवाड़ क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी रंगीलो बैराट कहते हैं। तो ये कई उपनाम हैं जो कि हमें कंफ्यूजन करते हैं। तो ये हम जान गए हैं किसके बारे में, उत्तरकाशी के नाम, उपनाम, प्राचीन नाम आदि के बारे में। अब यहाँ उत्तरकाशी से हम यहाँ टिहरी में आ जाते हैं। तो टिहरी के ऊपर भी देख लेते हैं क्या क्या से नाम है। टिहरी को पुराने समय में त्रिहरी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि त्रिहरी क्षेत्र में ही सबसे पहले सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी और टिपरा गांव से कुछ लोगों को साथ ले जा करके टिहरी में नई राजधानी स्थापित की थी, जो कि बाद में पंवार वंशों की राजधानी कहलाई। तो त्रिहरी नाम से भी जाना जाता है टिहरी को। वैसे इसी टिहरी को ही गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी हम याद रखें। और यहाँ टिहरी से लेकर के श्रीनगर क्षेत्र तक धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। धनुष तीर्थ कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। श्रीनगर को भी धनुष तीर्थ कहते हैं और टिहरी से देवप्रयाग क्षेत्र को ये भी धनुष तीर्थ कहलाता है। उसके बाद एक ओड़ाथली नाम है। ओड़ाथली नाम होता है नारायण नगर का। ये नरेंद्र नगर बहुत पूछा जाता है। ये इसलिए पूछा जाता है, नारायण शाह की राजधानी हुआ करती थी नारायण नगर में, और नरेंद्र नगर ही एक ऐसा नगर भी है या ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर उत्तराखंड की सर्वाधिक वर्षा आंकी जाती है। तो सबसे अधिक वर्षा भी यही होता है। कहाँ? ओड़ाथली, यानी जिसे अब नारायण नगर के नाम से जानते हैं, क्योंकि नारायण शाह ने बसाया था इसलिए जानते हैं। तो टिहरी के अंदर फिलहाल इतना ही है, हालांकि कई अन्य नाम है, लेकिन मैं वही चीज बता रहा हूं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आ जाइए देहरादून पर। देहरादून के बाद में जानते हैं देहरादून में क्या क्या है। एक नाम है एक चक्रा। देखो ये एक चक्रा एक्चुअली चक्राता का प्राचीन नाम है, जिसे एक चक्रा के नाम से जानते थे, या आप ये समझ लीजिए महाभारत कालीन नाम है ये एक चक्रा। उसके बाद आप कालिसी में आ जाइए। तो कालिसी तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जिसे सुधनगर, कलकूट, कालकूट इतने प्रकार के नामों से भी जाना जाता था। लेकिन कालिसी के अभी कई नाम है। देखो कलकूट क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, काल पर्वत भी इसे कहा जाता है, और कालशिला भी इसे कहा जाता है। किसे? कालिसी को। और कालिसी को ही जौनसार भाबर क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कालिसी के नाम भी याद रखना है। जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार, किसे? कालिसी को, क्योंकि यहां कालिसी से ही ऊपर वाला जो एरिया लगता है जौनसार भाबर का है, और काशी से नीचे दून घाटी क्षेत्र है। अब उसके बाद देहरादून पर बात करते हैं। तो देहरादून के जो नाम है वो कई इंपॉर्टेंट नाम है। देखो पृथ्वीपुर भी कहा जाता है, एक नाम ये हो गया है देहरादून का पृथ्वीपुर। दूसरा शब्द हो गया है शिव भूमि, शिव की भूमि। तीसरा हो गया है सैन्यनगर, उत्तराखंड का सैन्यनगर कहते हैं। फिर वन नगर भी कहते हैं, क्योंकि वन महाविद्यालय भी है, IMA की वजह से सैन्यनगर कहलाया, और वन महाविद्यालय की वजह से वन नगर कहलाया। और लीची नगर भी इसे कहते हैं, क्योंकि भारत का सबसे प्रमुख लीची निर्यातक नगर देहरादून ही है। लीची उत्पादन में भी देहरादून ही अग्रणी है, इसलिए इसे लीची नगर भी कहा जाता है। और देहरादून के ही अंदर अगर आप आए तो एक जगह है जिसका नाम है लाखा मंडल, जिसे कि मूर्तियों का भंडार नाम से जाना जाता है। लाखा मंडल, जहां ईश्वरा देवी ने अपने अभिलेख लिखे थे, तो वो लाखा मंडल मूर्तियों का भंडार के नाम से जाना जाता है। ये जौनसार भाबर में ही आता है, देहरादून के ही अंदर। अब उसके बाद आ जाएं देहरादून के मसूरी में। तो मसूरी को किन किन नामों से जाना जाता है? देखो मसूरी को भारत का एडिनबरा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का एडिनबरा भी कहा जाता है। फिर गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कैसे? गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार। अब एक कंफ्यूजन देखिए, यहां पर हमने पढ़ा था उत्तरकाशी को गंगा यमुना का मायका, और इसे कहा जाता है गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार। यानी हम मसूरी से गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए जा सकते हैं, इसलिए प्रवेश द्वार कहा जाता है। और दून का ताज भी कहा जाता है, किसे? मसूरी को। और पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, किसे? मसूरी को। तो पर्वतों की रानी मसूरी, पर्वतों की रानी मसूरी को, दून का ताज, गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, भारत का एडिनबरा, इतना नामों से जाना जाता है मसूरी। ये मसूरी वही है जहां की उत्तराखंड में सबसे पहले नगर पालिका स्थापित हुई थी 1842 में, और उत्तराखंड का सबसे प्रथम समाचार पत्र भी द हिल्स यहीं से प्रकाशन किया गया था। और उत्तराखंड में सबसे पहले वन्यजीव विहार भी यहीं बना था, और उत्तराखंड में सबसे पहले विद्युत लाइन यानी लाइट भी यहीं आई थी।
तो कई प्रकार से ये मसूरी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने मसूरी को भी याद रख लेना है, इसके उपनाम भी याद रखने हैं। तो अभी तक हमने क्लियर कर लिया है उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून। बी क्रम मैंने ये टिहरी में रख दिया है और सी क्रम मैंने रख दिया है जी कहां, देहरादून में। उसके बाद यहां से आ जाएं आप हरिद्वार में। देखो हरिद्वार में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं। हरिद्वार के नाम हैं जैसे माया क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि मय नामक राक्षस यहाँ निवास करते थे इसलिए माया क्षेत्र कहते हैं। कपिल ऋषि द्वारा यहाँ तपस्या की गई थी इसलिए इसका नाम कुपिला रखा गया है। उसके बाद देवद्वार कहा जाता है क्योंकि देव धाम के लिए, उत्तराखंड आने के लिए, देवभूमि आने के लिए यही एक प्रमुख जगह है जहाँ से प्रवेश होता है, तो देवद्वार। उसके बाद शिव की राजधानी ये भी कहा जाता है, द कैपिटल ऑफ लॉर्ड शिवा, शिव की राजधानी। अब एक कंफ्यूजन यहाँ पर है, देहरादून को कहा जाता है शिव भूमि और हरिद्वार को कहा जाता है शिव की राजधानी। क्या अंतर है? शब्दों का हेरफेर है। शिव भूमि देहरादून को और शिव की राजधानी हरिद्वार को, ये हम याद रखेंगे। उसके बाद गंगा द्वार कहा जाता है, ये तो महाभारत कालीन नाम है गंगा द्वार, ये हरिद्वार का नाम गंगा द्वार। उसके बाद चार धाम का प्रवेश द्वार, तीर्थ धाम का प्रवेश द्वार यानी तीर्थों का प्रवेश द्वार, स्वर्ग द्वार कई नामों से जाना जाता है। चार धामों का प्रवेश द्वार, तीर्थ द्वार, स्वर्ग द्वार, इन नामों से भी जाना जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया है चार धामों का प्रवेश द्वार, और अभी तक मैंने बताया था गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार। अब ओनली गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है मसूरी को, यह हम याद रखें। और चारों धामों का द्वार कहा जाएगा तो वो कहा जाता है हरिद्वार को, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखें। और उत्तर भारत का केरल, जिस प्रकार से केरल को पवित्र माना गया है दक्षिण भारत में, उसी प्रकार से हरिद्वार भी एक पवित्र स्थल है जो कि गंगा के किनारे है। उसके बाद पूर्व का वेनिस भी इसे कहा जाता है हरिद्वार को। इसके अलावा भी कई उपनाम इसके थे, लेकिन इतने महत्वपूर्ण अगर हम याद रखें तो एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई गारंटेड है कि आपका आएगा ही आएगा, ये 100% है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये पूछे जाते हैं भैया। उत्तराखंड में कई कंपटीटर तो इसी में पूछने फंस जाते हैं, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप आ जाएंगे ऋषिकेश में। अब ये ऋषिकेश में अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये देहरादून में भी इसका हिस्सा आता है और पौड़ी में भी आता है। तो देखो ऋषिकेश को भी कई नामों से जाना जाता है। ऋषिकेश को कहा जाता है कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म, क्योंकि एडवेंचर टूरिज्म के लिए ऋषिकेश बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, इसलिए कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म कहा जाता है। और कुब्जा मर्ग इसका प्राचीन नाम था, कुब्जा मर्ग भी कहते थे। उसके बाद योग नगरी भी कहा जाता है और संत नगरी भी कहा जाता है। तो कई प्रकार से ये ऋषिकेश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ठीक यहाँ पौड़ी और देहरादून के मध्य में है। इतनी बात होगी। तो हमने अभी तक जान लिए हैं कितने, 4 जनपदों के बारे में। 4 जनपदों के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और क्या क्या कंफ्यूजिंग हो सकता है, वो मैं एक एक करके बता रहा हूं, आप क्लियर करके याद रख सकते हैं। आइए उसके बाद आ जाते हैं पौड़ी में। पौड़ी में क्या खास है? देखो पौड़ी की बात करें तो पौड़ी के श्रीनगर से शुरू करते हैं। जो ये श्रीनगर क्षेत्र है, इस श्रीनगर का प्राचीन नाम था श्री क्षेत्र नाम। श्री क्षेत्र कहें या श्रीपुर कहें, इसी का नाम था। और यहीं श्रीनगर के आसपास क्षेत्र को धनुष तीर्थ भी कहा जाता है। टिहरी से लेकर देवप्रयाग से लेकर के यहाँ तक धनुष तीर्थ कहा जाता है। उसके बाद अगर आप इसी क्षेत्र को कहें श्रीनगर को, तो ब्रह्म क्षेत्र भी कहा गया है। श्री क्षेत्र, ब्रह्म क्षेत्र और श्रीपुर, ये इसी का नाम है। यहीं पर एक देवप्रयाग नाम है, देवप्रयाग जिसे इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है या समस्त तीर्थों का शिरोमणि भी कहा जाता है। कई नामों से जाना जाता है देवप्रयाग भी, और इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देवप्रयाग भी यहां पर है श्रीनगर और टिहरी की सीमा पर। हालांकि देवप्रयाग वाला क्षेत्र टिहरी में ही आता है। तो इस प्रकार से हमने याद रखना है कहां, श्रीनगर को। उसके बाद एक नाम है कालों का डांडा। कालों का डांडा एक्चुअली पौड़ी के अंदर लैंसडाउन का पुराना नाम था, इसलिए कालों का डांडा भी आप याद रखें। एक है चौका घाट नाम। चौका घाट एक्चुअली कर्णवाश्रम का वर्तमान नाम है, और यह कर्णवाश्रम कहा था कोटद्वार के अंतर्गत। इसलिए मालिनी नदी के तट पर कर्णवाश्रम जो था प्राचीन विद्यापीठों में से एक, उस कर्णवाश्रम का वर्तमान नाम है चौका घाट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चौका घाट।
हालांकि उत्तराखंड में एक चौकी घाट दर्रा भी आता है, वो नैनीताल में है, लेकिन आप यहाँ पर चौका घाट याद रखेंगे। किसका नाम? करुणाश्रम का। एक है कूटदर। कूटदर का मतलब हो गया कोटद्वार। कोटद्वार का पुराना नाम कूटदर था, और इस कूटदर को यानी कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये तो सरल सा क्वेश्चन है, ये आप जानते ही हैं। इतने सारे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं ई, यानी 5 जनपदों के बारे में हम पढ़ चुके हैं ई। तो गढ़वाल क्षेत्र का हमारे पास मात्र 2 ही जनपद रह गए हैं जिन पर हमें डिस्कस करना है। देखिए रुद्रप्रयाग में आ जाते हैं। रुद्रप्रयाग में भारत का मिनी स्विट्जरलैंड नामक स्थल है जिसे चोपता कहा जाता है। अब यहां पर मैंने बताया था उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, एक ये बताया था हर्षिल को। उत्तराखंड का शब्द से याद रखें, क्या कंफ्यूजन है। और ये है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड एंड उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड। कितना कंफ्यूजन करते हैं यार, इतना नाम क्यों रखते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं हम। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड। तो उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हो गया जी हर्षिल, और भारत का स्विट्जरलैंड हो गया यानी मिनी स्विट्जरलैंड हो गया है कहां? चोपता। उसके बाद अगर आप यहां पर आ जाएं तो इस रुद्रप्रयाग में ही एक क्षेत्र है जिसे उत्तर का गया कहते हैं, और उत्तर का गया कहा जाता है किसे? कोटिप्रयाग को। यहां कोटिप्रयाग नामक एक प्रयाग है जिसे उत्तर का क्या कहते हैं? गया। रुद्रप्रयाग के अंदर अगर आप रुद्रप्रयाग का ही प्राचीन नाम पूछें तो रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम था पुनाड़। इस प्रकार से रुद्रप्रयाग के अंदर की महत्वपूर्ण जानकारी भी याद रख दी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कोटिप्रयाग ये इंपॉर्टेंट हो जाना है, इसे आप याद रखें। उत्तर का गया कहते हैं, और उत्तर का काशी उत्तर काशी को कहते हैं। और एक ये जो हरिद्वार है उसे कहा जाता है उत्तर भारत का केरल, और उत्तर का बनारस कहा जाता है बागेश्वर को। इसके बारे में तो अभी हम पढ़ेंगे। उत्तर का वाराणसी जो कहते हैं, ये कई नाम है उत्तर क्षेत्र का। उत्तर उत्तर उत्तर, और उत्तर का केरल अलग है, उत्तर का गया अलग है, उत्तर का वाराणसी अलग है, और उत्तर का काशी अलग है। ये अनेकों नाम हैं जो कन्फ्यूजन करते हैं, इसे हम याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने रुद्रप्रयाग के अंदर पढ़ लिया है। तो आइए अब आते हैं चमोली के ऊपर। चमोली में कई कन्फ्यूजिंग नाम है भाई, चमोली में बहुत ज़्यादा भी हैं, इसलिए हम एक एक करके क्लियर करेंगे। देखो पहला है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के कोई ना कोई नाम एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। तो बद्रीनाथ के नाम है नारायणाश्रम 1, मुक्तिप्रदा 2, विशाला 3, योग सिद्धा 4, भू बैकुंठ 5। भू बैकुंठ, और चमोली में ही एक क्षेत्र अभी और आने वाला है जिसे बैकुंठ कहते हैं, लेकिन ये ओनली भू बैकुंठ है। भू बैकुंठ। विशाला भी है, ये नाम कई बार आ चुका है। विशाला और मुक्तिप्रदा देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम। नारायणाश्रम तो आप याद रख सकते हैं क्योंकि बद्रीनाथ में भगवान नारायण की ही प्रतिमा है या भगवान नारायण का ही धाम है। योग सिद्धा से भी याद रह सकता है। हाँ, योग सिद्धा से कन्फ्यूजन ऋषिकेश में जा सकता है क्योंकि वहाँ योग होता है, इसलिए याद रखना है योग की सिद्धि के लिए कहाँ? बद्रीनाथ। भू बैकुंठ बहुत खास है। भू बैकुंठ शायद आपको याद भी हो, खास है लेकिन आप याद रखेंगे। उसके बाद एक यहाँ जोशीमठ के नाम है कुछ। जोशीमठ के नाम कौन कौन से थे? जोशीमठ का देखिए कौन कौन सा नाम है। एक है योशी, कीर्तिपुर और ज्योतिर्मठ। तो शायद कीर्तिपुर और ज्योतिर्मठ आप जानते होंगे, लेकिन योशी में कन्फ्यूजन हो जाएगा। योशी भी इसका नाम था, जोशीमठ का नाम। योशी, कीर्तिपुर, ज्योतिर्मठ। किसका नाम? जोशीमठ का नाम। उसके बाद औली में आ जाए तो औली के भी नाम है। औली का जो नाम है वो है संजीवनी शिखर। औली का नाम संजीवनी शिखर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और औली क्यों फेमस है? शीतकालीन खेलों के लिए। तो इस प्रकार से हम औली के बारे में भी याद रखेंगे। उसके बाद आ जाए फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी के नाम बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, और एक बार नहीं, मेरे ख्याल से जितनी भी बार एग्जाम होते हैं कोई ना कोई प्रश्न फूलों की घाटी से रिलेटेड आता ही आता है। देखो क्या क्या है। फूलों की घाटी का एक नाम है नंदकानन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंदकानन, इसका नाम स्कंद पुराण का नाम है। तो नंदकानन हम याद रखें। स्वर्ग में इंद्र का उपवन,
एक नाम ये भी है। फिर है अलकावन, जो कि मेघदूत में कहा गया है कालिदास के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर आ जाए बैकुंठ। तो अभी मैंने बताया था भू बैकुंठ बद्रीनाथ को कहते हैं और बैकुंठ कहा जाता है फूलों की घाटी को। उसके बाद इसे गंधमादन भी कहा जाता है, क्योंकि गंधमादन पर्वत के आसपास में है। भ्योंडार पार्क भी कहा जाता है, गंगा पार्क भी कहा जाता है, पुष्परसा, पुष्पावली, इस प्रकार के नाम भी इसके हैं। और फ्रैंक स्माइल पार्क भी इसे कहते हैं। जॉन लैंग समाधि स्थल भी इसे कहते हैं। कई नाम है फूलों की घाटी के, और कई नामों की वजह से ये ज़्यादातर कन्फ्यूजिंग में रहता। भाई कौन कौन से नाम एग्जाम में पूछे जाएंगे, इतना एक बार अगर देख लेंगे तो याद हो जाएंगे ना। याद ही तो करना है, एग्जाम देना है तो याद करना है। तो भैया याद करने के लिए थोड़ा सा धैर्य बना करके देखिए ज़रूर, और इस तरीके से आपको रिवीजन हो जाएगा और रिपीट करके याद भी हो जाना है। उसके बाद अगर और कुछ बात करें तो एक नाम और आता है फूलों का बुग्याल। देखो, एक है फूलों की घाटी और एक आ गया फूलों का बुग्याल। और फूलों का बुग्याल कहा जाता है गुरसों बुग्याल को, जो कि औली के जस्ट ऊपर है, और उस बुग्याल को क्या कहा जाता है, गुरसों। उसके बाद विश्व का सबसे उच्चतम पुरा स्थल, जिसका नाम है रूपकुंड, ये भी हम याद रखें, जिसे कंकाली ताल और रहस्यमय ताल के नाम से भी जाना जाता है। उसका नाम है रूपकुंड और विश्व का सबसे उच्च पुरा स्थल है ये, बहुत खास। और यदि चमोली की ही बात करें तो चमोली का पुराना नाम एक लाल सांगा था, लाल सांगा, ये भी याद रखा जाए। चमोली का पुराना नाम, जैसे हमने रुद्रप्रयाग का पुराना नाम पढ़ा पुनाड़, उसी प्रकार से इसका नाम क्या था, लाल सांगा, चमोली का। तो अभी तक हम कितना पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं एफ और जी, यानी अभी तक हमने गढ़वाल के जितने भी जनपद थे उनके बारे में जितना कंफ्यूजिंग होता है उपनाम और प्राचीन नामों में, वो सब हमने क्लियर कर लिया है। तो गढ़वाल का इतना ही था। अब बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र पर, यानी कुमाऊं में भी कई नाम, कई उपनाम, प्राचीन नाम हैं, जिसे लेकर के बार बार कंफ्यूजन रहता है। तो कुमाऊं क्षेत्र में भी आ जाए, क्योंकि गढ़वाल के ज़्यादा कंफ्यूजिंग नाम हैं, वो इसलिए हैं गढ़वाल में ज़्यादा है नाम। कुमाऊं में भी हैं, लेकिन कुमाऊं में थोड़ा कम है गढ़वाल की अपेक्षा, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर भी गढ़वाल बड़ा है, और इस हिसाब से अगर आप देखें उपनामों में भी बड़ा है, कई चीज़ों में आगे है ये गढ़वाल वाला क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से, और कुछ कुमाऊं है किसी क्षेत्र में आगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। कुमाऊं क्षेत्र का नंबर ए, कुमाऊं क्षेत्र का नंबर ए हो जाएगा पिथौरागढ़। उसके बाद चमोली के ही कुछ नाम और हैं, जैसे हेमकुंड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, हेमकुंड को लोकपाल कहा जाता है और दंड पुष्करणी कहा जाता है, सिखों का कैलाश भी माना जाता है, लक्ष्मण सरोवर आदि इस हेमकुंड को कहा जाता है। अब बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की। तो कुमाऊं क्षेत्र में अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम एक क्रम संख्या बागेश्वर, जो कि बहुत छोटा जनपद है, लेकिन बागेश्वर के भी कई नाम थे। बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर आदि नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बागेश्वर के अंदर हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्या क्या नाम, बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, उत्तर क्षेत्र का वाराणसी। दूसरा नाम व्याघ्रेश्वर, तीसरा नाम नीलगिरी, चौथा नाम गोल्डन वैली, पांचवा नाम एक और इंपॉर्टेंट है बागेश्वर का, जिसे बागनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये बागनाथ हुआ, उत्तर का वाराणसी हुआ, व्याघ्रेश्वर हुआ, नीलगिरी हुआ, गोल्डन वैली हुआ, ये सारे के सारे बागेश्वर के नाम हैं। ये इतने, बागेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर का वाराणसी और उत्तर का केरल, उत्तर का काशी, उत्तर का गया, कोटिबगड़ यानी कोटिप्रयाग, इतने नाम है भाई, कंफ्यूजन हो रहे हैं तो आप एक एक करके याद रखें, एक नोटबुक में आप भी नोट करते रहें। उसके बाद आ जाए भारत का स्विट्जरलैंड। देखो, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौशानी को, यह कहा गया था गांधी जी के द्वारा। अब देखो, ये स्विट्जरलैंड नाम से कितने ज़्यादा प्रचलित हैं, कितना कंफ्यूजन करते हैं। देखो, एक है भारत का स्विट्जरलैंड, एक है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, और एक है साहब उत्तर का स्विट्जरलैंड,
तो 1 2 3 उत्तरकाशी हर्षिल को उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, चोपता को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड। उसके बाद कौसानी का ही एक नाम और था जिसे बलना कहते हैं। बलना पुराना नाम था ये बलना, और ये जो भारत का स्विट्जरलैंड है ये तो उपनाम हो गया, इसका आधुनिक नाम दिया हुआ है। इस हिसाब से हमने बागेश्वर के कन्फ्यूजिंग नामों को भी क्लियर कर लिया है। अब आ जाते हैं कहाँ, पिथौरागढ़, कुमाऊं क्षेत्र का बी क्रम। तो कुमाऊं क्षेत्र के बी क्रम पिथौरागढ़ में देखिए क्या क्या नाम है, यहाँ कई रहस्यमयी है, इंपॉर्टेंट भी है। पहला नाम देख लेते हैं केदारजू। ये थल केदार क्षेत्र को केदारजू के नाम से जाना जाता है पिथौरागढ़ के ही अंदर, ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ अर्ध कैलाश नाम से जाना जाता है एक क्षेत्र, अर्ध कैलाश। ये छिपलाकोट पर्वत को कहते हैं अर्ध कैलाश, आधा कैलाश। अब पूरा कैलाश तो तिब्बत में रह गया, तो अर्ध कैलाश कहते हैं किसे, छिपलाकोट पर्वत को। उसके बाद एक है आदि कैलाश या छोटा कैलाश। भैया कितना कंफ्यूजन करोगे यार। एक है अर्ध कैलाश छिपलाकोट पर्वत, फिर आदि कैलाश या छोटा कैलाश, ये कहा जाता है ओम पर्वत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिथौरागढ़ के अंदर है ओम पर्वत। तो ये ओम पर्वत को छोटा कैलाश, छिपलाकोट पर्वत को अर्ध कैलाश, और इसी ओम पर्वत को ही आदि कैलाश के नाम से जानते हैं। तो इतना हमने ये पर्वत के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ के भी कई नाम हैं। मैन पिथौरागढ़ है, हालांकि पिथौरागढ़ यहाँ पर लोकेट होना चाहिए था, पर आप यहाँ से याद रखें। तो पिथौरागढ़ के जो नाम है, छोटा कश्मीर कहा जाता है पिथौरागढ़ को, और सोर क्षेत्र इसका प्राचीन नाम था, जहाँ पर कि राय पिथौरा नामक राजा ने यहाँ पिथौरा शाही का किला बनाया था, तब पिथौरागढ़ नाम पड़ा। ठीक है। उसके बाद मुंशियारी में आ जाए तो मुंशियारी को जोहार का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और इसका प्राचीन नाम तिक्सेन था। किसका, मुंशियारी का। हालांकि पिथौरागढ़ में कई क्षेत्रों के अभी भी कन्फ्यूजिंग नाम हैं, लेकिन आप वह चीज़ें याद रखें जो एग्जाम की दृष्टि से खास है और बहुत बार पूछी गई है। तो इतना पिथौरागढ़ के अंदर हमने ये चीज़ें याद रख ली। पिथौरागढ़ के अंदर फिलहाल इतना याद रखें। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ चंपावत, सी क्रम संख्या में आते हैं चंपावत। देखिए क्रम भी सही आया नेम के हिसाब से। तो चंपावत में आ जाए तो चंपावत के एक नगर है लोहा नगरी। चंपावत में एक नगर लोहा नगरी, ये लोहा नगरी कहा जाता है लोहा घाट को, जिसे कि काली कुमाऊं क्षेत्र भी कहते हैं। और यही चंपावत का ही एक शास्त्रों में एक नाम दिया गया है कुमू। तो कुमू क्षेत्र को ही काली कुमाऊं क्षेत्र भी कहा जाता है चंपावत का। तो इतना हम याद रखें चंपावत। और चंपावत की राजधानी जिस क्षेत्र में बसी वो एक जमाने में ब्रह्मदेव का सुया राज्य था। तो सुया राज्य की एक छावनी थी जहाँ पर चंपावत बसा था सोमचंद के द्वारा। तो इस हिसाब से चंपावत के बारे में भी हम जान गए कि भाई कौन कौन से कन्फ्यूजन चीज़ें हो सकती थी। अब यहाँ से उसके बाद आ जाए नैनीताल में, डी क्रम संख्या में नैनीताल के अंदर आ जाते हैं। नैनीताल जिसको कि झीलों की नगरी, सरोवर नगरी कई नामों से जाना जाता है। प्राचीन समय में नैनीताल क्षेत्र को छखाता कहते थे। ये भीमताल वाला एरिया गोरखा काल में छखाता के नाम से भी जानते थे, और सरोवर नगरी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ झीलों की नगरी है, झीलें हैं अधिक ज़्यादा, इसलिए नैनीताल को इतने नामों से जानते हैं। और नैनीताल के ही अंदर कई जगह ऐसे हैं जिनका नाम उपनाम है। देखो कैसे, एक नया उपनाम है वो है नई हल्द्वानी। देखो वैसे कुमाऊं क्षेत्र का जो हल्द्वानी नगर है ये सबसे बड़ा नगर है हल्द्वानी, या कुमाऊं का हृदय स्थल भी हम कह सकते हैं हल्द्वानी, जो गोला नदी के किनारे है। हल्दुवानी उसका नाम था। अब हल्द्वानी के जगह पर एक नई हल्द्वानी कह रहे हैं, ये है काला ढूंगी। काला ढूंगी बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखें। रैमजे नगर और रामजी नगर रामनगर को कहते हैं रैमजे, क्योंकि रैमजे ने बसाया था। हालांकि रैमजे ने प्रभु श्री राम के नाम से बसाया था, लेकिन लोगों ने रैमजे के नाम से ही इसको जाना, तो रामनगर हो गया। कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम, ये तो हम जानते हैं काठगोदाम इजी है। और गढ़वाल का प्रवेश द्वार कौन सा हो गया, कोटद्वार,
या कूटदर जिसका पुराना नाम था। उसके बाद कार्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला, ये बहुत ही ज़्यादा खास है, प्रचलित भी है, ये शायद आप जानते होंगे। उसके बाद यहाँ नैनीताल में आ जाए तो नैनीताल में लगभग इतने ही थे, क्योंकि यहाँ पर कार्बेट नेशनल पार्क है जो कि एक पाटलिदून क्षेत्र में है, रामगंगा के किनारे किनारे। ये तो ये नैनीताल के अंदर के जितने भी कन्फ्यूजिंग नाम थे ये सारा कुछ हो चुका है। अब यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में भी कई कन्फ्यूजिंग नाम है। उधम सिंह नगर में आ जाते हैं तो डी के जगह ई कर देते हैं। अब ई में आ जाएं यानी उधम सिंह नगर में आ जाएं तो इसका गोविशाण एक नाम था। गोविशाण का मतलब है काशीपुर का पुराना नाम गोविशाण था। उसके बाद उसके बाद एक दूसरा नाम है, वह है मैनचेस्टर ऑफ हिल्स। ये काशीपुर को ही कहा जाता था, मैनचेस्टर ऑफ हिल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोविशाण का नाम यानी काशीपुर। आज के हिसाब से काशीपुर कहेंगे, लेकिन पहले समय में गोविशाण के नाम से जानते थे इसे। ये गोविशाण नाम का जिक्र ह्वेनसांग ने भी किया था, जिसे उसने क्यूपी स्वर्ण के नाम से जाना था, गोविशाण। तो ये मैनचेस्टर ऑफ हिल्स भी कहा जाता है किसे, इस गोविशाण यानी काशीपुर को। उसके बाद एक बख्शी है, बख्शी नाम नानकमत्ता का था, और गोरखमत्ता भी इस उधम सिंह नगर को कहा जाता था, यानी नानकमत्ता को कहा जाता था। और कुमाऊं का अन्न भंडार भी नानकमत्ता को कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक काशीपुर का नाम बताया है, उपनाम काशीपुर का, और एक ये बताया है नानकमत्ता का, जहां पर कि अभी एक एसटी सीट के लिए रिजर्वेशन है विधानसभा में। तो ये नानकमत्ता का नाम बख्शी प्राचीन नाम, गोरखमत्ता गोरखाकालीन के समय का शायद ये नाम होगा, कुमाऊं का अन्न भंडार किसे, नानकमत्ता को। तो इस प्रकार से काशीपुर और नानकमत्ता के आप नाम याद रखिए। हालांकि यहाँ कई नगरों के नाम पूछे जाते हैं, जैसे रुद्रपुर का नाम पूछा जाता है। रुद्रपुर का प्राचीन नाम क्या था, क्या आप जानते हैं? यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के उसका जवाब दीजिए। बहुत ही खूबसूरत नाम है और पूछा भी जाता है, रुद्रपुर का नाम पूछा भी जाता है। तो इस प्रकार से उधम सिंह नगर के भी हमने क्लियर करते हैं। अब आ जाते हैं हम अंतिम, कुमाऊं का एक अंतिम है जिसे हम डी कर देते हैं। तो कुमाऊं के अंतिम क्षेत्र यानी हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा। अब अल्मोड़ा में कौन कौन से कंफ्यूजिंग नाम है इसे जान लेते हैं। एक है दूध का कटोरा, इसे पहले क्लियर कर लेते हैं। ये दूध का कटोरा एक्चुअली दूधातोली को कहा जाता है, और ये दूधातोली 3 जनपदों में फैला हुआ एक उच्च स्थल है, जिसे उत्तराखंड का पामेर भी कहते हैं। तो ये दूधातोली, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, इन तीनों में फैला हुआ है। तो इसे दूध का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि चौमास के समय में यहाँ अत्यधिक दूध उत्पादन होता है, इसलिए दूध का कटोरा कहा जाता है। तो अल्मोड़ा की बात कर रहे हैं हम, तो अल्मोड़ा के कई नाम हैं, जैसे राम क्षेत्र इसका नाम है, खगमरा कोट इसका नाम है, और स्वयं अल्मोड़ा भी कहा जाता है, ताम्र नगरी भी कहा जाता है, पीतल नगरी भी इसी के अंदर है। तो कई नगरों के हिसाब से इसका नाम है। उसके बाद यहाँ से अगर आप अल्मोड़ा के बारे में और नाम जानना चाहते हैं तो देखिए क्या क्या है। एक है राजापुर। ये राजापुर तब कहा गया था जब यहाँ चंपावत से चंद्रवंश की राजधानी यहाँ आई थी, तब इसे राजापुर का नाम दिया गया था, बालो कल्याण चंद जो लाए थे। जब चंपावत से चंदों की राजधानी अल्मोड़ा आई थी, तब राजापुर के नाम से जाना गया था। एक आलमनगर के नाम से भी जाना जाता है अल्मोड़ा को। और एक इंपॉर्टेंट, कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी भी कह सकते हैं। तो कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी कौन सी है? अल्मोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर नगरी ये कहा जाता है द्वाराहाट को। यहाँ पर है द्वाराहाट, अल्मोड़ा के ठीक यहाँ आसपास में द्वाराहाट है। और हिमालय की द्वारिका, ये भी द्वाराहाट को कहा जाता है, हिमालय की द्वारिका। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, पर्यटक नगरी, पर्यटक नगरी कहा जाता है रानीखेत को, पर्यटक नगरी। और एक इंपॉर्टेंट है फलोदान का देश। ये फलोदान का देश कहा जाता है यहाँ अल्मोड़ा के ही अंदर चौबटिया को, चौबटिया।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने याद रखनी है। बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वीडियो है ये, और बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। मैंने प्रत्येक आपको उत्तराखंड के जितने भी जनपद हैं प्रत्येक जनपदों का डिस्कशन कर दिया है। तो इस डिस्कशन में आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है और कितना आप याद रख सकते हैं, प्रत्येक जनपद का आप अलग अलग नोट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खास है और यहाँ से गारंटेड है कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है आपके एग्जाम में। और उम्मीद करता हूं कि आपके किसी न किसी एग्जाम में जो आने वाले हैं, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड या पुलिस आदि, इनमें तो पूछे जाना है, बहुत ज़्यादा खास है। और आप एक कमेंट में आकर के ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट के हिसाब से वीडियोज़ लाऊं, क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ हम बना रहे हैं वो तो खैर चल ही रही है हमारे सीरीज़ के अनुसार। हम लगभग कई चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं। अभी हमारा पंवार वंश बाकी रह गया है, चंद्रवंश हम क्लियर कर चुके हैं। अभी हम देहरादून जनपद सीरीज भी पढ़ रहे हैं या अन्य चीज़ें में भी बना रहे हैं लगातार। तो आपका और हमारा आपसी वार्तालाप से आप जो कहेंगे हम उस हिसाब से भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। और आज का ये वीडियो सेशन कैसा लगा और कितना कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें, ये चीज़ भी आप हमेशा ध्यान दें। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आप लोग शेयर करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं, इस प्रकार से ना करें, क्योंकि यदि आप इस वीडियो से फ़ायदा ले रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों को भी इसका फ़ायदा दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।